सुप्रभात दोस्तों। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये है पाठ नंबर 1, अहमदनगर का किला। इसमें क्या है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ बातें हैं जो कि नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में जब वो जेल में बंद थे, जब उन्होंने महसूस की थी और वो लिखी थी। तो ये उनके पत्रों में से लिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि नेहरू जी बहुत अच्छे लेखक थे और वो बहुत सारे पत्र और बुक्स वगैरह लिखते थे, किताबें लिखते थे। तो ये उसमें से ही हमें एक दिया गया है चैप्टर, जिसका नाम है अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944 में। तो यह वो कहते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। 9वीं मतलब 9th। यह मेरी 9th जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अंधियारे आकाश मतलब स्काई वॉज वेरी ब्लैक, बट उसपे जो था दूज का झिलमिलाता चांद। दूज का चांद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें शाइन होती, फुल मून होता है। तो उसने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में वो पहुंचे थे। और शुक्ल पक्ष, जो भी पक्ष होता है, पक्ष मतलब 15 डेज, पक्ष मतलब 15 डेज, ये भी मैं आपके लिए बताती हूँ यहाँ पे। पक्ष मतलब 15 डेज, तो वो स्टार्ट हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता है। तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कार्यवास का 1 महीना और बीत गया। तो जब से वो क्या कहने चाह रहे हैं यहाँ पे, कारावास मतलब जेल, कारावास मतलब जेल। तो वो जब गए थे जेल में, जब उनका नया दूज का चांद महीने में एक बार आता है, तो वो जब भी आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि 1 मंथ बीत गया है, अब नया चांद आ गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का, बंदी मतलब वो जो कारागार में थे उस समय का, जीवन का स्थायी सहचर बन रहा है। स्थायी सहचर मतलब मित्र, जो परमानेंट मित्र था। वो कौन था वहां पे उनका जेल में, उनके जेल में ये परमानेंट जो मित्र था वो खाली वहां पे ये चांद ही था, ये मून ही था। मून के अलावा उनके पास वहां पे और कोई फ्रेंड नहीं था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। क्योंकि वो हमेशा सुबह में निकलता था, रात के बाद में, तो ये याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ वो बहुत सारी जेलों में जा चुके थे। उन्होंने शुरू में बोला ना, ये उनकी 9वीं यात्रा है, 9th बार गए हैं अब की बार वो जेल। तो आपको ये पता लगाना है कि बाकी 8 बार में वो कहाँ कहाँ गए। 9th में तो अहमदनगर गए, और आप नीचे मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी मतलब गार्डनिंग, मतलब उनको गार्डनिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने वहां पे टाइम पास के लिए गार्डनिंग शुरू कर दी। तब हमारी तरह के स्मार्टफोन नहीं होते थे, टीवी वगैरह वहां पे अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था। तो समय बिताने के लिए क्या किया उन्होंने, बागवानी शुरू कर दी, गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। अब क्यारियां क्या होता है, जो हम रोज बनाते हैं ना, आप किसी गार्डन में जाओ तो वहां पे देखते हैं आप, पर्टिकुलर रोज होती हैं एक तरीके के फ्लावर के लिए, उनको रोज में रखा जाता है और वो तब अच्छी तरीके से वहां पे सुंदर भी दिखाई देते हैं और अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो वो क्यारियां। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। तो मिट्टी बहुत खराब थी एक्चुअली, वहां पे पत्थर थे, पत्थरों के टुकड़े थे, पुराने मलबे, मलबे मतलब क्या होता है, जो जैसे हम पुराने घर को तोड़े तो उसके टूटने के बाद में वहां पे जो हमें उसका जो अवशेष मिलते हैं उसको हम
मलबा कहते हैं, अवशेष मतलब बचा कुचा जो भी वहां पे था। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्धों और राजमहलों की धुर भी संध्या देखी है। तो ये बहुत ही हमारा जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। ऐतिहासिक स्थल मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और इसने पास्ट में यहाँ पे बहुत सारे युद्ध देखे हैं, राजमहलों में जो भी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब वहाँ पे उन्होंने देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई लेडीज वहां पे जाकर के युद्ध में तलवारबाजी करे, लड़ाई करे। और अकबर तो बहुत ही शक्तिशाली था, तो अकबर के सामने अगर कोई लेडी खड़ी हुई है तो ये तो बहुत ही ज्यादा, इसमें उसने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई है, बहुत ही बड़ी साहस की कहानी है, इसलिए वो इतिहास में दर्ज है। तो चांद बीबी था उस महिला का नाम, जिसने जाके अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ाई करी थी और सेना का नेतृत्व भी किया था। वो सेना की उसकी कैप्टन थी, वहां पे लीडर थी, उसके सब फॉलो कर रहे थे। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। हर सेना में एक ना एक तो गद्दार मिल ही जाता है, तो उसकी सेना में भी कोई हुआ और उसने उसकी हत्या कर दी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बीच दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। तो हमें ये सब मिला। गुंबद वो होता है, वो जो मेनली हम देखते हैं कि पुरानी मुस्लिम स्ट्रक्चर में गोल गोल ऊपर से बनाते हैं ना, वहां पे वो हिस्सा जो ऐसे होता है, ऐसे वाला, ये है गुंबद। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है हम इसको गुंबद कहते हैं। तो ये गुंबद मिला, इमारतों के पूरी हिस्से मिले, ये सब मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कुदाल क्या होता है? ये कुदाल जो होता है वो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि जमीन की खुदाई होती है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जमीन की खुदाई होती है। तो उसको छोड़ करके हमने हाथ में कलम, कलम मतलब पेन, तो उन्होंने क्या किया, आप जमीन खोदने का काम बंद कर दिया क्योंकि उनको जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी उसकी इजाजत नहीं दी थी। और उसके बाद वहां पे, और उनके पास ना उतना हथियार थे ना औजार थे जिसकी वजह से वो उसको जारी रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, वो छोड़ दिया और पेन उठा लिया, मतलब लिखना शुरू कर दिया। अब पर मैं अब तक आजाद नहीं, जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उस बारे में लिख नहीं सकता था। अब उन्होंने पेन तो उठा लिया कि मैं राइटर बन के लिखूंगा, लेकिन लिखने के लिए उनको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के कोई नहीं लिख सकता, तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए था, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस चाहिए था उसको लिखने के लिए। मैं ही ना ही पैगंबर, पैगंबर जो एक धर्म विशेष का जो मेन हेड होता है किसी भी धर्म का, वो पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर सकता था, मतलब उसको नहीं ले सकता था। मैं किसी धर्म विशेष का कुछ तो था नहीं उसका मेन हेड जो मैं उसका भूमिका ले लेता। फिलहाल मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं पैगंबर बन करके। बचा रहता है अतीत, पास्ट तो बचा रहता है। हिस्ट्री की बुक्स में क्या है, पास्ट ही तो है। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में लिख नहीं सकता। अतीत है तो सही, लेकिन उसको मैं जब तक नहीं लिख सकता जब तक मैं किसी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस की देखने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं इतिहासकार, जो उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, स्पेशल जो उसके जानकार होते हैं, या फिर विद्वान नहीं हो जाता। जब मैं उस लेवल पे जब तक नहीं पहुंच पाता, जब तक मैं उसको एकदम विद्वतापूर्ण अच्छी शैली में नहीं लिख सकता, तब तक मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके
ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ना तो पास्ट के बारे में लिख सकता हूँ, ना तो फ्यूचर के बारे में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आज अपने प्रेजेंट के बारे में लिख सकता हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। उन्होंने ऐसा सोचा। गेटे गेटे वहां के किसी ऑफिसर का नाम है, ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, मतलब सफोकेशन हमें देता है, दम घोटने वाला होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत ही पुरानी है, तो वहां से अगर हमें कुछ पास्ट के बारे में अगर बुरा पता चलता है तो उसमें हमें सफोकेशन होता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? तो वो अभी सोच रहे हैं वहां पे नेहरू जी कि मेरी विरासत क्या है, मुझे क्या विरासत क्या होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है, जो मिलता है, तो मैं किसका उत्तराधिकारी हूँ, मतलब मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे क्या दिया था, वो सोच रहे हैं मुझे क्या मिला था, मैं किस चीज का उत्तराधिकारी हूँ, मतलब जो एंसेस्टर ने मुझे दिया वो क्या दिया था। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया? क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, तो दसियों हजार साल पहले जो उन्होंने हासिल किया, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ? मतलब उन्होंने जो भी सीखा, जो भी किया, उन सब का उत्तराधिकारी हूँ क्या मैं? उसकी विजयों के उल्लास का, उल्लास जब खुशी होती है तब होता है, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, जब पराजय होती है लड़ाई में तो बहुत दुख भी होता है, हमें उसकी वजह से वेदना भी बहुत होती है, कष्ट भी बहुत होता है। मानव के उन हैरत अंगेज मतलब चौंकाने वाले, जो उन्होंने कुछ डिफिकल्ट काम किए, साहसिक कार्यों का, जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी, युगों मीन्स एजेस पहले हुई थी, और जो अभी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। वो अभी भी जारी हैं और हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं कि हम जाके उनकी पढ़ाई करें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पता लगाएं। मैं इस सब का वारिस हूँ। वारिस मतलब जो बच्चा होता है जो अपने बड़ों का कुछ इनहेरिट करता है, वो साथ ही उसका सब, उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। साझेदारी मतलब भागीदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, एक स्पेशल बात है, जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एक कदम अलग नहीं होता, सारे समान है, सब समान है। अलबत्ता बट एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों अस्थियों मतलब हमारे बोन्स में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। विशिष्ट मतलब स्पेशल, जो हमने स्पेशल इनहेरिट किया है उसी पे, उसको लागू करने के लिए एक लंबे टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको कुछ करूँ। मैं इसी बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। विषय की कठिनाई और जटिलता मतलब जो विषय जो है वो बहुत ज्यादा, जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल मतलब जो इजी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, मैं खाली उसको छू सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर घुस के बस के उसके बारे में मैं नहीं लिख सकता हूँ।